स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिनोस के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे हम लोग बात किस चीज़ के बारे में आ रहे हैं, क्योंकि इसका नाम बहुत न्यूट्रॉन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इससे समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में। आप ये समझिए हर चीज़ जो हम लोग इस हमारी दुनिया में इसके परत होते हैं। जैसे कि बायोलॉजी में सबसे छोटा यूनिट को सेल माना जाता है। ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आप नॉन लिविंग में पहुँच जाएंगे जैसे आप सेल के अंदर उतरते हैं। वैसे ही मैटर में आप एटम के नीचे नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर आप एटम के नीचे घुस गए यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर जाने लगे या उन्हीं को ही ब्रेक डाउन करने लगे, आप मैटर की प्रॉपर्टी ब्रेक कर देंगे। जैसे कि आयरन का एक एटम हर आयरन के एटम से मैच करता है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन छेड़ दिए, न्यूट्रॉन छेड़ दिए, प्रोटॉन छेड़ दिए, आपने आप उसको बदल दिया। इसीलिए एटम से नीचे हम लोग नहीं जाते। यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करें, यानी एटम से एक परत नीचे के बारे में बात कर रहे हैं। और जो ये दुनिया है, जिस दुनिया में एलिमेंट्री पार्टिकल्स गिने जाते हैं, उस दुनिया में ये वन ऑफ दी स्मॉलेस्ट है, यानी कि ये बहुत ही छोटा है। और ये बात आप लोगों के दिमाग में ज़रूर रहनी चाहिए कि मतलब एक एटम लेना चाहें तो एटम 99% खाली होता है, और ये हर जगह है। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी भी न्यूट्रॉन आ रहा जा रहा है, आप जहाँ हैं वहाँ आ रहा जा रहा है, धरती के आर पार न्यूट्रॉन आ जा रहा है। ये कॉमन बात है, हर जगह से आता जाता रहता है। और न्यूट्रिनोज का क्रिएशन होता है हाई एनर्जी इवेंट से, यानी कि ब्लैक होल के एक्सक्रीशन से होता है, न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन से होता है, हमारे पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है। जहाँ पे भी हाई एनर्जी इक्वल टू mc² हो रहा है, वहाँ पे इसका जनरेशन होता है। अब बात कर रहे हैं कि दुनिया जो हम लोग बात कर रहे हैं, आपको मैंने बताया कि दुनिया परत में बटी हुई थी। तो एक नॉर्मल परत जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पे देखते हैं, दूसरी परत होती है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब यहाँ पे हम लोग बहुत नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे आप एटम की दुनिया ऊपर छूट गई, ये आप बहुत नीचे आ गए। यहाँ पे इतना नीचे आप आ चुके हैं कि प्रोटॉन को प्रोटॉन नहीं बोला जाएगा, यहाँ प्रोटॉन को बोला जाएगा 2 अप क्वार्क्स 1 डाउन क्वार्क्स। तो अब बोले ये सब क्वार्क वाला नोटंकी क्या है? ये सारे आते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हम लोग समझिए 1910 से 1950 के बीच में डिस्कवर किए, पार्टिकल एक्सीलरेटर में न्यूक्लियर फिजिक्स का इस्तेमाल करके। ये सब डिटेल, मतलब ये सब एटम में नहीं आप देख रहे हैं, एटम के सब कंपोनेंट्स नहीं, वो सब कंपोनेंट्स का कंपोनेंट्स को देख रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा, हर चीज़ एक जैसा नहीं है। जैसे कि फोटॉन्स हम लोग बहुत पहले पकड़ लिए थे, तो फोटॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल में है, उस फोटॉन्स को और नीचे नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन प्रोटॉन को मैंने आपको बताया, प्रोटॉन को तोड़ेंगे तो आपको 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलेगा। न्यूट्रॉन को तोड़ते हैं तो 1 अप और 2 डाउन क्वार्क मिल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप सोचते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, यानी उसे और नहीं तोड़ा जा सकता। तो वैसे ही करके इस तरह का स्टैंडर्ड मॉडल आप लोग हर जगह सुनेंगे। ये इसे कहा जाता है, मतलब एकदम सिंप्लीफाई करने, तो पीरियोडिक टेबल है क्वांटम फिजिक्स के लिए। तो इसी में अगर आप नोटिस करेंगे तो क्वार्क्स का एक प्रजाति है, एक प्रजाति है लेप्टॉन्स का, दूसरा प्रजाति है बोसॉन्स का, तीसरा प्रजाति है हिग्स का। तो इसी सब प्रजाति में जो आप लोग ना गॉड पार्टिकल ये सब तो इसी हिग्स फील्ड्स में आते हैं। तो इसमें एक प्रजाति है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिनोस। न्यूट्रिनोस एक फंडामेंटल है, यानी इससे नीचे आप नहीं उतर सकते अभी तक की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अब मतलब मैंने नोटिस करने लगा, काफ़ी साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं अभी तक, क्योंकि पहले हम लोग एटम भी यही समझते थे कि एटम को नहीं तोड़ सकते। और ये बात टेक्निकली ट्रू है, लेकिन मैटर के लिए ही सिर्फ ट्रू है, मतलब कंडीशन अप्लाइड हो गया उसमें कि मैटर को जब तक आप समझ रहे हैं एटम को नहीं तोड़ सकते। एटम के अंदर जाने लगे, सब एटम एक दुनिया में आ गए, तब आप दूसरे मतलब एक अलग संसार में पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए ये सबको समझने के लिए स्टैंडर्ड मॉडल का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं, कई बार न्यूट्रिनोस को हाइप के लिए, मसाला लगाने के लिए बोला जाता है फास्टर देन लाइट, लेकिन कंडीशन अप्लाइड होता है उसमें। सब लोग कंडीशन अप्लाइड भूल जाते हैं। हिसाब ये समझिए कि ये जो पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी न्यूट्रिनोस के बारे में, ये बहुत ही हल्का है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन काफ़ी हल्का माना जाता है, ये उससे भी हल्का चल रहा है, यानी ये बहुत हल्का है। मास के मामले में ये एकदम योलो हल्का है, इसको टेंशन ही नहीं है, बहुत हल्का आदमी है। तो इसका फ़र्क क्या पड़ता है? ये इंटरेक्ट ही नहीं करता, ये लगभग किसी भी चीज़ के इंटरेक्शन के बिना उसके आर पार जा सकता है। यानी कि पृथ्वी है, आप कितना पावरफुल एक्सरे बनाएंगे, वो इधर से उधर नहीं जाने वाला है। मतलब एक्सरे तो 1-2 बिल्डिंग नहीं क्रॉस कर पाए, तभी तो हम लोग का मतलब रात के साइड में एक्सरे कम हो जाता है, क्योंकि मतलब जैसे मान लीजिए सन इतना बड़ा रिएक्टर है, एक्सरे निकल रहा है उससे, वो दिन वाले साइड में पहुंच रहा है, लेकिन रात वाले साइड में ज़मीन से निकल के नहीं आ जा रहा। न्यूट्रिनोस वही करता है, न्यूट्रिनोस जहाँ से बना है वो दूसरी तरफ जाएगा, फर्क नहीं पड़ता उसको 5 मिलियन ईयर का उसके
5 मिलियन लाइट ईयर चल रहा है कि 50 मिलियन लाइट ईयर चल रहा है, 50 बिलियन लाइट ईयर चल रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। बीच में कुछ भी आएगा वो उसके आर पार चला जाएगा। इसका इंटरेक्शन प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है कि ये किसी चीज़ से इंटरेक्ट करेगा, ये बहुत कम होता है। और अगर ये इंटरेक्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस से, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक खास प्रजाति में करेगा। मतलब 99.99% श्योर में ये आर पार चला जाता है। इसका मतलब मैथमेटिकली अगर इसको समझाया जाए तो ऐसा समझिए कि अगर आपके पास लेड है जो कि गामा रेस को रोक देता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को सील करते हैं, उसका 1 लाइट ईयर आपको चौड़ाई चाहिए होगा, तब जाके आप न्यूट्रिनोस को गारंटीड तौर पर रोक पाएंगे। समझ लीजिए, मतलब ये अलग लेवल पे है। और जो ये कहा जाता है फास्टर देन लाइट, हो क्या रहा है कि लाइट का स्पीड जो है, जैसे हम लोग कहते हैं सी, ये सी लागू होता है वैक्यूम में, उससे आगे कोई चीज़ नहीं चल सकता। तो हो क्या रहा है कि लाइट को अगर आप पानी में टब में डाल दिए, मतलब पानी का एक छोटा, वहाँ पे अपने लेजर फायर के एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो इस दरमियान हो क्या रहा है, वो लाइट का स्पीड कम हो चुका है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तौर पर। तो ठीक है, लाइट तो स्लो हो गया। अब बात यह है कि लाइट स्लो हुआ है, ज़रूरी नहीं कि हर एक सब एटॉमिक का पार्टिकल इसका रूल को फॉलो करे। दूसरी चीज़, अपने स्पीड पे चलते हैं। अब वो ऑलमोस्ट 1 सी तक पे चल सकते हैं, सी से ऊपर नहीं जा रहे, कोई भी चीज़ सी के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन सी के बहुत पास जा सकते हैं। और उसी मीडियम में ऐसा हो सकता है कि आपका लाइट का स्पीड कम हो चुका हो, क्योंकि लाइट इंटरैक्ट कर रहा है, हर चीज़ का इंटरेक्ट। जैसे एक्सरे हम होता कैसे है, मतलब एक्सरे की फोटो कैसे ले, एक्सरे आपके बॉडी में अलग अलग मोलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है, खास करके हड्डी एब्जॉर्ब करता है, और उसका शेडो बन जाता है। वहीं कोई और चीज़ रहता है तो वो जाता है, जैसे टॉर्च मारते हैं, वो मेरा स्किन से ही इंटरेक्ट कर जा रहा है, अंदर घुस नहीं पा रहा है। तो वैसे किसी में न्यूट्रिनो के साथ ये है कि लगभग कोई चीज़ इंटरेक्ट ही नहीं करता, सीधे है, सीधे आर पार, उसको कोई लेना देना ही नहीं। इसी कारण से उसको फर्क नहीं पड़ता कि 1 लीटर पानी है या 10 करोड़ लीटर पानी, वो आर पार चला जाएगा, वो उस पर स्पीड स्लो नहीं होगी, वहीं लाइट धीमा हो जाएगा। तो इसीलिए लाइट, और चूंकि ये इतना हल्का, ये बात आपको पता ही होगा कि जब तक आपका मास ऑलमोस्ट जीरो नहीं हो, आप लाइट स्पीड पे नहीं चलते। इसका मास बहुत ज़्यादा नज़दीक है उसके, इसीलिए ये लाइट स्पीड के बहुत नज़दीक चला जाता है। और इसका जो ओरिजिन होता है ये हाई एनर्जी इवेंट से होता है, तो इसीलिए इसके पास बम एनर्जी रहती है। चूँकि ये किसी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करता, वो एनर्जी ये डंप भी नहीं कर पाता है। मान लीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन में आपने इसको क्रिएट किया, न्यूक्लियर फिजन में आपने क्रिएट किया, ठीक है, एनर्जी आ गई, अब ये डंप कहाँ करे, कर ही नहीं पाता, सीधे आर पार चला जाता है हर चीज़ के। तो इसीलिए ये फास्टर देन लाइट अचीव कर पाता है। अब बात करते हैं, इतना तिगड़म वाला चीज़ है कि ये ऑलमोस्ट हर चीज़ के आर पार चला, पूरा पृथ्वी के आर पार चला जाता है। तो हम लोग इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं? आप ये समझिए, इंटरेक्शन जो होता है अगर किसी मीडियम के अंदर हो रहा है, यानी कि जैसे पानी का एक आप मतलब यूनिट ले लेते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर अगर होता है तो कुछ कुछ केसेस में ये फोटोनिक बूम बना सकता है, यानी कि चर्कनॉफ रेडिएशन बना सकता है। तो ये हो क्या रहा है, मैंने आपको बताया कि लाइट का स्पीड से आप आगे नहीं जा सकते, यानी सी से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन लाइट को धीमा कर सकते हैं किसी मीडियम में। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर है, आपने पानी से भरा, तो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो गर्मी निकल रही है, जो एनर्जी निकल रही है, उसमें मान लीजिए कोई फोटोन है, वो फोटोन तो स्लो हो जाएगा क्योंकि वो ऑब्वियसली पानी से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन वहीं से कोई न्यूट्रिनोज निकल रहे हैं, वो लाइट स्पीड से आगे चल रहा है, इससे हुआ क्या, सोनिक बूम जैसा हो जाता है, और यहाँ फोटोन के चलते ये ग्लो आ जाता है। जो आप लोग देखते हैं ना, डॉक्टर मैनहट्टन का जो कैरेक्टर डिज़ाइन, उसमें जो ब्लू ग्लो है, वो इसी चीज़ पे फोकस किया गया है कि अगर आप लाइट के फोटोन के स्पीड से आगे चले जाते हैं मीडियम में, ये बात एकदम ध्यान से समझिए, मीडियम पे डिपेंड करता है ये, तब आपको ये रेडिएशन देखने लगेगा। लेकिन ये समझिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कि मतलब आपने कोई रिएक्टर बनाया कि इससे हम न्यूट्रिनोज का स्टडी करेंगे, जैसे हम लोग करते थे 1930s में, तो 1950-60s के आसपास में। तो हिसाब ये हुआ कि जितना प्रोबेबिलिटी इसका इतना कम होता है कि कोई बहुत बड़ा डिटेक्ट चले। मतलब जैसे कि हम लोग को दूर के तारे कैसे दिख पाते हैं, जितना बड़ा टेलीस्कोप का लेंस बना पाते हैं, या जितना बड़ा टेलीस्कोप का मिरर बना पाते हैं, यहाँ पे भी वही लॉजिक लगता है, बहुत बड़ा चाहिए तब शायद कोई इंटरेक्ट करे। और दूसरा, कोई ऐसा चीज़ से ही आप कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिनोज का फ्लक्स हो, यानी कि कितने न्यूट्रिनोज रिलीज हो रहे हैं, वो बम रहे तभी काम हो पाएगा। तो ये समझना बेहद जरूरी है, यानी आपके न्यूट्रिनोज का कोई ब्राइट सोर्स हो, आपका जो मीडियम में आप उसको स्टडी कर रहे हैं वो मीडियम होना चाहिए, खाली हवा से नहीं काम चलेगा, उसमें कुछ हो जो रिएक्ट करे, जो ऐसा रेडिएशन में बदल दे उसको, तो मीडियम होना ज़रूरी है। कुछ केसेस में आर्गॉन पे काम किया जाता है, कुछ केसेस में वाटर में काम किया जाता है, कुछ केसेस में मतलब आइस पे काम किया जाता है, लेकिन कोई मीडियम होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना ये तो ऐसे ही नहीं इंटरेक्ट करता है। और अगर आप बोलेंगे नहीं हम वैक्यूम चेंबर बनाते हैं, इसको कोई लेना नहीं, आर पार चला जाएगा। तो इसीलिए समझिए। और न्यूट्रिनोज जो है एक मतलब एलिमेंटल पार्टिकल नीचे में 3 स्टेज कैप्चर किए रहते हैं। तो यानी एक है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज, मुऑन न्यूट्रिनोज,
टू न्यूट्रिनोस, भगवान जाने इसका नाम ऐसा क्यों है, लेकिन ये सब समझिए। और यहाँ पे एक और तिगड़म वाली बात है कि ये प्रजाति चेंज करते रहता है। मतलब एक न्यूट्रिनोस निकला मान लीजिए सन से, और उसका आपने मेजर कर लिया कि ठीक है ये था इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये आगे चलते चलते मूड हो जाएगा, बदल जाएगा, ये चल जाएगा मूव ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स पर। और ये तीनों में बात ये समझिए कि तीनों का डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होता है। कुछ बहुत आसानी से डिटेक्ट होते हैं, कुछ बहुत मुश्किल से डिटेक्ट होते हैं। तो मतलब लिटरली ऐसा हुआ न्यूट्रिनोज, जैसे एक साइंटिस्ट ने एग्जाम्पल दिया था कि बिल्ली है, बिल्ली चलते चलते चीता बन गई, चीता से पैंथर बन गई, फिर पैंथर से फिर चीता हो गए। ये ऐसा करता है न्यूट्रिनोज, लाइक इसीलिए बोले न्यूट्रिनोज बहुत अजीब चीज़ है। अब बात करते हैं इस इतना फजीयत वाला चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग हमारे पास औजार क्या है। तो औजार ये समझिए कि दो है। पहला आपके पास मीडियम होना चाहिए जिसमें ये इंटरेक्ट करे, जनरली आइस, वाटर, कोई एलिमेंटल गैस जैसे कि आर्गॉन पे काम है, लिक्विड आर्गॉन पे काम चल रहा है। तो कुछ चाहिए, पहले आपको मीडियम चाहिए, ये बात एकदम समझ लीजिए, मीडियम ज़रूरी है। दूसरा फोटो मल्टीप्लायर्स, क्योंकि ये जब चक्रोफ रेडिएशन बनता है ये बहुत ब्राइट नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हज़ारों न्यूट्रिनोज रिएक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ न्यूट्रिनोज रिएक्ट करेंगे। तो इसके लिए जो न्यूट्रिनो जो फोटॉन्स निकले, जो सोनिक बूम टाइप जैसा बनेगा फोटोन के केस में, वो बहुत डिम होगा, फोटोन के मामले में बहुत डिम होगा। तो सेंसर्स लगाए जाते हैं जो फोटोन मल्टीप्लायर होता है, जैसे कि नाइट विजन कैमरा में जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है फोटोन मल्टीप्लायर की। एक फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन उसे मतलब 50 फोटोन और रिलीज कर देगा, तो एम्पलीफाई हो जाता है सिग्नल, उसको डिटेक्ट किया जाएगा। तो ये दो चीज़ आपको चाहिए, एक मीडियम हो और उस मीडियम को सेंसर लगे हों जो फोटोन मल्टीप्लाई कर सके। तो एक इसका सबसे बड़ा मतलब का ये ऑब्जर्वेटरी है आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये अंटार्कटिका में है। और इन्होंने क्या किया कि आइस जो वो पकड़े, वो आइस एकदम प्योर था। तो प्योर आइस में इन्होंने डिटेक्टर का एक मतलब लड़ी बनाई, लड़ी को गर्म पानी से धीरे धीरे करते अंदर तक डाल दिए, और इसका पूरा एक जाला जैसा बन गया। अब इसमें होता है कि न्यूट्रिनोज आया, बर्फ़ में 100 न्यूट्रिनोज आए, 99 निकल जाएगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं भिड़ जाएगा, किसी न्यूक्लियस से वो भिड़ जाएगा। जैसे ही वो भिड़ेगा, क्योंकि अगर मैटर है तो वहाँ से डिब्री पार्टिकल्स बनेंगे, मतलब जो न्यूट्रिनो से भिड़ा न्यूक्लियस में जो कोलिजन हुआ वो एनर्जी डंप तो करेगा, उसमें अपने एनर्जी डाल दी, वो एनर्जी डंप करेगा, उस एनर्जी डंप के कारण वो बहुत सारा ब्राइटली चमकेगा। वो चमक को ये सारे सेंसर डेटा कलेक्ट करें, और चूंकि खूब सारे सेंसर हैं अलग अलग डायमेंशन में, आपको XYZ कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मतलब दिखेगा कि इसका पाथ कहाँ से आया था। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा, जापान में एक माइन को पकड़ के किया गया है कि वो पूरा माइन का एक बहुत बड़ा चेम्बर बना दिया गया उसके अंदर, और उसको प्योर डिस्टिल ऑलमोस्ट 100% डिस्टिल वाटर से ये रखते हैं, और इसमें जब भी कोई न्यूट्रिनोज जाता है वो ग्लो करता है, और इसमें हर तरफ डिटेक्टर, इसमें भी पता चल जाता है कहाँ से न्यूट्रिनोज आया था। तो यही समझिए कि तिगड़म बस यही है कि जितना बड़ा आपका चेम्बर होगा उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ते चली जाती है कि आप अच्छा से डिटेक्ट कर पाएंगे और बहुत कर पाएंगे। क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट केस में भी ये सब ऐसा होता है कि अरे 4 महीना में 5 न्यूट्रिनोज आए, मतलब गिन सकते हैं कि कितने न्यूट्रिनोज ये डिटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी। इसीलिए चेंबर को जितना बड़ा किया जा सके उसके पीछे सब लोग पड़े रहते हैं। अब बात करते हैं भविष्य में इससे क्या होगा। आप ये समझिए कि ये एक नया औजार आ गया, जैसे कि अभी हमने बात किया था कि चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में या ग्रेविटेशनल वेव के बारे में, ये सब एक नया दरवाज़ा खोल रहा है दुनिया को समझने में। न्यूट्रिनोज भी उसी तरह का एक नया दरवाज़ा है। जैसे कि हम लोग इंफ्रारेड पहले पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, चीज़ें गर्म क्यों होती है, गर्मी कैसे रिलीज होती है, गर्मी कैसे फील करता है, इंफ्रारेड समझ में आया, वो एक नई दुनिया खुल गई। तो वैसे ही समझिए न्यूट्रिनोज एक अलग तरह का दुनिया है, और इसका सबसे बड़ा खासियत यह है कि ये हाई एनर्जी इवेंट को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जैसे कि अगर आप समझना चाहते हैं कि ब्लैक होल जब अपने आप को स्पिन डाउन कर रहा है, यानी ड्रैग के चलते जब उसका एक्सक्रीशन डिस्क खत्म हो रहा है, तब क्या हो रहा है, तो आप किसी और चीज़ में नहीं डिटेक्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल वेव तो आएगा नहीं, कोई भी और चीज़ उसका आर पार निकल नहीं सकता, लेकिन न्यूट्रिनोज आराम से आपको मिल जाएगा। तो न्यूट्रिनो से आप ये सब इवेंट को समझ सकते हैं। और बहुत सारे स्टडी का कारण ये भी है कि हम लोग को पता है कि हमारा ब्रह्मांड जो है जीरो से है, ठीक है। तो जीरो से कैसे आ सकता है, मैटर था, एंटी मैटर था, दोनों एक दूसरे को जीरो कर देता, तो समझिए ये एक अनबैलेंस था। अब तिगुलम ये हो गया, इसी कारण से मैटर जिसे हम लोग कहते हैं, मैटर जीत गया, मतलब अनबैलेंस परफेक्ट नहीं रहा, यानी कि -100 + 100 वाला बात नहीं हुआ, -100 + 102 ये अनबैलेंस था, इसीलिए यूनिवर्स है, नहीं तो नहीं होता। तो ये अनबैलेंस कहाँ से आया, ये अनबैलेंस को समझने के लिए न्यूट्रिनोज को समझना जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिनोज हाई एनर्जी इवेंट को डिटेक्ट करता है। तो जैसे जैसे हमारी इक्विपमेंट अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी, बिग बैंग को समझने का अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें भी न्यूट्रिनोज बने होंगे, गारंटीड तौर पर बने होंगे, लेकिन उसको देखना, सीखना, समझना अभी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन लोग इसी पे काम कर रहे हैं कि वो अनबैलेंस कैसे हो गया, कि मतलब मैटर जो जीत गया, एंटी मैटर और मैटर मिल जाने से जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा था एक साइड में, वो कैसे अनबैलेंस कहाँ से आ गया।
तो इसीलिए समझिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे हम लोग अंडरस्टैंडिंग इसका बढ़ाते जाएंगे, क्वांटम फिजिक्स का भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता जाएगा। और थोड़ा सा चांस है, गारंटीड नहीं है, थोड़ा सा चांस है कि इसको अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे से डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को भी फिगर आउट कर लेंगे कि क्या है। तो ये समझिए काफ़ी नया चीज़ है। लेकिन इसमें एक तिगड़म है कि ये अंतरिक्ष में नहीं कर सकते। जैसे ग्रेविटेशनल वेव के केसेस में कहा जा रहा है, जितना लंबा आपका आर्म्स होगा इसके लिए, डिटेक्टर के लिए, आप उतने बल्ले बल्ले रहेंगे। सबका एंड में यही आता है, भैया अंतरिक्ष में रख दो, हज़ारों किलोमीटर का लंबा कर सकते हैं, वो बात सही है, उसमें काम करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, मीडियम चाहिए आपको, धरती में ही करना होगा ये एक्सपेरिमेंट। तो भविष्य इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस पर काफ़ी लोग पड़े हुए हैं। और इसका आप जितना गहराई में उतरेंगे और गहराई ये बढ़ती चली जाती है। एकदम नया दुनिया, एकदम नया एक फील्ड हमारे सामने बन रहा है। और मतलब इस पे जैसे जापानीज़ वाले जो लोग काम कर रहे हैं, जो लेबोरेटरी है, उसमें 2 नोबेल प्राइज़ निकल चुका है। तो समझ लीजिए गाड़ी बहुत स्पीड से खुल रही है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन न्यूट्रिनोज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उस समय पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें, क्योंकि हर कॉमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।